हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सभी को मालूम है, कल से एमपी आयुष काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है। तो इसी के रिलेटेड हमने ये वीडियो बनाई थी ताकि आपके जो भी डाउट्स हैं, कंसर्न्स हैं, हम इसमें वीडियो में आपके लिए क्लियर कर सकें। एंड जो इंस्ट्रक्शंस इसमें न्यू आए हैं, कुछ नए अपडेट्स इसके अंदर आए हुए हैं। आपने कल साइट चेक करी होगी, जैसे हम तो रेगुलर ही चेक करते हैं कि यहाँ पर जो भी अपडेट्स रहते हैं ताकि आपको हम पहले बता सकें। तो इसमें वो डाउट अपडेट्स भी हमने इसके अंदर ऐड किए हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं ताकि जो भी आपके इश्यूज़ हैं वो पहले ही क्लियर हो जाए कल काउंसलिंग से पहले, एंड आप कल को काउंसलिंग में आपको कोई भी इश्यूज़ नहीं आते। एंड फिर भी अगर आपको इस वीडियो के बाद भी कुछ डाउट्स रह जाते हैं कई स्टूडेंट्स के, तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में या इंस्टा पे हम हमें मैसेज करके पूछ सकते हैं, तो हम आपके वो डाउट्स वहाँ पर क्लियर कर देंगे। जनरल इंस्ट्रक्शंस बता देता हूँ जो कि इस काउंसलिंग में आपको ध्यान रखने हैं। पहले तो मैं बता दूं आपको, कई स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूजन रहता है कि ये जो कोर्सेज हैं ये किस कैटेगरीज में आते हैं। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर आयुर्वेदिक भी है, आपका यूनानी भी है, एंड होम्योपैथिक भी है। तीन अलग अलग कैटेगरीज हैं, तो इसमें आप कंफ्यूज ना हो। कुछ बच्चे कंफ्यूजन के चक्कर में BHMS, BUMS और BAMS में अलग अलग कंफ्यूज हो जाते हैं, और इसमें अलग अलग मतलब ना चाहते हुए भी गलत भर देते हैं। जिनको आयुर्वेदिक करना है वो यूनानी के लिए भर देते हैं, जिनको यूनानी करना है वो होम्योपैथिक भर देते हैं। ये कंफ्यूजन पहले भी हो चुके हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। आप यहाँ पर पढ़ भी सकते हैं स्क्रीन के ऊपर कि जो BAMS है वो बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी कहलाती है। जो आयुर्वेदिक का आता है वो BAMS में आता है। सेकंड होता है आपका होम्योपैथी मेडिसिन एंड सर्जरी, जो कि BHMS कहलाता है। इसमें आप होम्योपैथी के अंदर आप डॉक्टरेट की डिग्री ले सकते हैं और सर्जरी के लिए आगे प्रोसीड कर सकते हैं। इसमें भी आपका MDS वगैरह होते हैं, सारी चीज़ें इसमें, सारा क्राइटेरिया वही होता है जो BDS और आपका MBBS का रहता है। एक BUMS होता है जो बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन होता है। अच्छा बच्चे, इसमें स्टूडेंट्स इसमें ध्यान रखें कि यूनानी मेडिसिन के लिए आपको उर्दू रिक्वायर्ड होती है। तो जिन बच्चों का उर्दू नहीं है वो BUMS के लिए नहीं भरें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि इसके अंदर BUMS के अंदर आप यूनानी मेडिसिन होती हैं जो कि उर्दू में ज़्यादा इनका रहता है। तो अगर आप उर्दू से नहीं हैं, आपकी उर्दू लैंग्वेज नहीं है, तो आप इसको नहीं भरें तो ज़्यादा बेटर है आपके लिए। इसमें एक अपडेट है, जैसा कि BDS और MBBS में अगर आप देखते हैं तो उसके अंदर जो आपका रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए ऑनलाइन आपको एक ऑप्शन दिया गया है। इन बच्चों का जिन लोगों को आपको बता दूं ये आयुष काउंसलिंग में भरना है, उन बच्चों को बता दूं कि आपके लिए ऑनलाइन का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं है, आपको ऑफलाइन जाके ही ये डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने पड़ेंगे। और ये भी कंपलसरी है। जब आप एक बार रजिस्ट्रेशन कर देते हैं तो आपको डेट्स दी गई हैं, 23 से 9 फेब तक की डेट है। मैं आपको एक बार आगे कंफर्म करूंगा। तो ये डेट्स के अंदर ही आपको अलग अलग जो साइट्स हैं उनकी, जो भी यहाँ पर इंस्टीट्यूट्स हैं जो आपको स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ जाके आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने पड़ेंगे। ऑनलाइन आपके पास ऑप्शन नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि जैसे शासकीय विद्यालय जो गवर्नमेंट होते हैं, यहाँ महाविद्यालय हैं जो भोपाल में है, बुरहानपुर में है, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, रीवा एंड उज्जैन के अंदर है। बाकी ये सारे कोर्सेज के आपको दिख रहे होंगे, जो आपका BMS का भी देख सकते हैं, BHMS का भी देख सकते हैं, BUMS भी हैं। तो ये अलग अलग एरिया वाइज मैं यहाँ पर आपको एक लिस्ट बताऊंगा जिसके अंदर आपको है, आगे आपको आपको कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। एंड सेकंड थिंग मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा ही हाईलाइटेड किया गया है इस चीज़ को लेके कि आप जब भी चॉइस फिलिंग कर रहे हैं या फिर आपका रजिस्ट्रेशन में डाल रहे हैं, तो जो भी इंफॉर्मेशन आप दे रहे हैं उसको बार बार चेक कर लें, इंफॉर्मेशन गलत नहीं भरें। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, स्टूडेंट्स ही सोचते हैं कि हमें कॉलेज में एडमिशन मिल गया है और जो डॉक्यूमेंट्स हमने दिए थे वो अगर करेक्ट नहीं है तो आगे कुछ नहीं होगा। तो मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर अगर आपके डॉक्यूमेंट्स के अंदर कोई भी इशू आता है तो आपको बीच आपके जो कॉलेज चल रहा होगा उसमें से भी आपको निष्कासित किया जा सकता है, आपकी सीट आप वहाँ से कैंसिल करी जा सकती है। तो जो भी आप डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं, आप डॉक्यूमेंट्स इसके अंदर फिलअप करेंगे, उनका बड़ा ध्यान रखें कि उसमें कोई भी गड़बड़ी ना हो। अगर आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केसेस हैं या फिर अगर कोई धारा लगी हुई है तो वो चीज़ भी आपको वहाँ बतानी पड़ेगी। आप एलिजिबल नहीं हैं अगर कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी आपके ऊपर इंक्लूडेड है या फिर आपका कोई केस है। इसके लिए आपको अलग से एक फॉर्म रहता है, वो फिल करना पड़ेगा, जिसमें उसमें रहता है कि आपके पास जो भी केसेस थे वो आपके ऊपर से हट चुके हैं या जो भी धारा थी आपके ऊपर से हटाई जा चुकी है, उसके बाद ही आप एलिजिबल हो पाते हैं। चलिए रिजर्वेशन कैटेगरीज की बात कर लेते हैं कि किस कोटे के लिए कितना रिजर्वेशन दिया गया है इस काउंसलिंग के अंदर। जैसे जो दिव्यांग कोटा है इसके अंदर, जिसमें 6% जो है दिव्यांग कोटे के लिए आप देख सकते हैं रिजर्वेशन रहता है।
ऐसे ही सैनिक कोटा जो होता है उसका 3% दिया गया है यहाँ पर। सैनिक कोटा जो भी सैनिक फैमिली से बिलोंग करते हैं वो 3% कोटा यहाँ पर ले सकते हैं। इसमें आप एक कोटा देखने मिलेगा जो महिला आरक्षित कोटा है, ये आपका 33% है। काफ़ी ज़्यादा इन्होंने जो है महिलाओं के लिए सीट आवंटित की गई, जो गर्ल्स हैं यहाँ पर इस आरक्षण के अंदर डाल सकती हैं। एंड ये उनका जो रहेगा आपका परसेंट वो 33% रहेगा। मैं इसमें एक चीज़ और बताना चाहूँगा, अगर आप कैटेगरी वाइज अपना ये डालते हैं तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स इसके लिए तैयार रखें, क्योंकि जैसे ही आप यहाँ पर कैटेगरी वाइज अपना सीट आप उसको रिजर्व करवाते हैं तो वो आपको कैटेगरी के डॉक्यूमेंट्स आपको ऑफलाइन वहाँ पर दिखाने होते हैं, सबमिट करने होते हैं। तो वो डॉक्यूमेंट्स आप पहले से ही तैयार रखें ताकि आगे चल कर आपको इस चीज़ का इशू ना हो। एक नया अपडेट जो मैं आपको बताने वाला था, कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में कहा था कि कुछ न्यू अपडेट्स आए हैं इसके अंदर, तो कल ये साइट पे नया अपडेट आया था कि इसकी जो रजिस्ट्रेशन फीस पहले 150 रुपीज़ लगती थी, अब वो रजिस्ट्रेशन फीस बढ़ा के 500 रुपीज़ हो गई है। तो जो पहले आप रजिस्ट्रेशन के लिए आप खोलते थे इसके अंदर 150 रुपीज़ लिखा आता था, अब उसकी जगह 500 रुपीज़ आपको रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करना पड़ेगा। चलिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम आपका एमबीबीएस और बीडीएस की तरह है। अगर आपने नीट क्वालिफाई की है, अगर आप नीट में एलिजिबल थे नीट एग्ज़ाम के लिए एंड आपने क्वालिफाई किया है, तो आप इस काउंसलिंग के लिए भी आप एलिजिबल होते हैं। सिर्फ डिफरेंस होता है आपका परसेंटाइल का डिफरेंस होता है, तो मैं आपको वो भी बता देता हूँ। जैसे अनुसूचित जनजाति जो जनरल कैटेगरी है उनके लिए 50% आपको नीट एग्ज़ाम में क्वालिफाई मार्क्स होने चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। एंड जो कि एस टी एस सी हैं उनके लिए 40%, और बाकी भी कैटेगरीज वाइज आप इसमें देख सकते हैं कि जो विकलांग हैं उनके लिए, जो भी डिसेबल्स हैं उनके लिए 45% या 40% तक रहता है। पिछड़ा वर्ग के लिए, अन्य जनजाति के लिए ये आपको कैटेगरी वाइज वहाँ पर दिख जाएगा। एस टी एस सी के लिए जो परसेंटाइल है वहाँ पर आपको क्लियरली मेंशन है, तो वहाँ आप देख सकते हैं जनरल कैटेगरी के लिए 50% है। रिफंडेबल फीस एंड सीट लिविंग बॉन्ड, ये आप देख सकते हैं कि हर काउंसलिंग के अंदर हम एक रिफंडेबल फीस के बारे में आपको बता रहे हैं, और सीट लिविंग बॉन्ड इसके अंदर भी है। आपको इसमें सीट लिविंग बॉन्ड रहना देना पड़ेगा। अगर आप सीट लेने के बाद छोड़ते हैं तो बॉन्ड के लिए आपको पे करना पड़ता है। सेम एज एमबीबीएस एंड बीडीएस काउंसलिंग की तरह इसके अंदर भी आपको जो है, अगर आप काउंसलिंग के कोई भी सीट आपको अलॉट हुई है एंड उसके 10 दिन पहले तक भी अगर आप वो सीट छोड़ते हैं, तो आपको 10% जो है आपका कट के बाकी आपको अमाउंट वापस कर दिया जाएगा इसके अंदर। जैसे आप हिंदी में पढ़ पा रहे हैं, काउंसलिंग के माध्यम से प्रवेशित छात्रों द्वारा अंतिम काउंसलिंग के 10 दिवस पूर्व तक सीट छोड़ने संबंधी सूचित लिखित रूपों में संस्था पे प्रस्तुत करने पर ऐसे छात्रों द्वारा जमा फीस के 10% काट कर शेष राशि लौटा दी जाती है। मतलब 10% आपका कट जाता है और आपको बाकी अमाउंट वापस कर दिया जाता है। सेम इसके अंदर जो बॉन्ड है आपका, वो 2 लाख रुपए का बॉन्ड रहेगा। जैसा कि आपको बाकी काउंसलिंग के अंदर 2 लाख रुपए का बॉन्ड है, इसके अंदर भी आपका 2 लाख का ही बॉन्ड रहेगा आपको। फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के बारे में बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में आपको चॉइस फिलिंग रहेगी, आपको लॉकिंग करना होगा। मतलब आपको जो भी कॉलेज दिया गया है, अगर आप उसको सेटिस्फाइड हैं तो आप उसको लॉक कर सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे इससे अपग्रेड कॉलेज चाहिए, तो आप अपग्रेडेशन के लिए डाल सकते हैं। मैं आपको बता दूं, फर्स्ट काउंसलिंग में अगर आपको नहीं होता है तो आप सेकंड काउंसलिंग के लिए वेट कर सकते हैं, सेकंड में नहीं होता है आप थर्ड के लिए वेट कर सकते हैं। आप गलत फिलिंग ना करें, ताकि आपको जो बॉन्ड है उसके लिए आपको पे ना करना पड़े। तो जो भी आप कॉलेज आपको मिल रहा है, अगर आपको लगता है वो कॉलेज आपके लिए सही है, तो आप उसको वहाँ पर लॉक कर सकते हैं, और नहीं तो उसके लिए अपग्रेड में जा सकते हैं। ऐसे ही आपको सेकंड काउंसलिंग के अंदर भी ऑप्शन दिया जाएगा लॉकिंग का और अपग्रेडेशन का। ऐसे ही आपको थर्ड राउंड के लिए दिया जाएगा। आप तीनों राउंड के अंदर देख सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगता है आप कॉलेजेस को लॉक कीजिए, नहीं तो आप अपग्रेड के लिए डालिए। इसमें डिफरेंस मैंने आपको पहले ही बता दिया था। इसमें जो डिफरेंस होता है, आप पहले तो रजिस्ट्रेशन यहाँ पर इस साइट पे कर सकते हैं। जो वेबसाइट आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, www.mp.ayush.government.in। इस पे आप इसमें आप ये इग्नोर कीजिएगा, जो 150 रुपीज़ का आपका हाईलाइटेड पार्ट है, ये चेंज होके आपको 500 रुपीज़ का हो गया है। तो आप पहले इसमें रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, देन आपको काउंसलिंग के लिए जो भी आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने हैं वो आप इस इंस्टीट्यूट्स पे जाके करवाने पड़ेंगे। ये आपका एक एक्स्ट्रा काम रहेगा, ऑनलाइन आपके लिए नहीं है। आप ऑफलाइन जाके ये जो कॉलेजेस के नाम दिए गए हैं, जो भोपाल के अंदर भी हैं, बुरहानपुर, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, रीवा, उज्जैन में, यहाँ जाके आपको इसके लिए करवाना पड़ेगा। आप डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराएं, ये भी आपके लिए कंपलसरी है, ये आपको कराना ही पड़ेंगे ताकि आपकी काउंसलिंग आगे बढ़ सके।
तो इस वीडियो में गाइस इतना ही। अगर इसके बाद भी अगर आपको कोई इश्यूज आते हैं, आई होप नहीं आएंगे क्योंकि मेरी सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं, तो आपको इसमें कोई इश्यूज आने नहीं। फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कुछ पार्ट छूट गया है या आपको और किसी चीज़ का अपग्रेड चाहिए या कोई चीज़ आपको दोबारा एक्सप्लेन करने नहीं समझ में आई है, हम दोबारा एक्सप्लेन करें, तो आप उसके लिए हमें कमेंट कर सकते हैं।